किसी हॉस्पिटल में टेस्ट दिया, एक सीट थी और 400 कैंडिडेट्स थे। मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड वर यू कि 6 लाख रुपए मैंने लगाए और पहली स्केलिंग मैंने 500 रुपए की दी है। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, और ये तुम्हारे बच्चे हैं ना, दिस इज़ योर FCPS। वो बच्चों को अगर मैं अच्छी ब्रॉटअप दूंगी, ठीक है, तो वो आगे सोसाइटी में एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। समटाइम्स यू नो एवरीथिंग बट यू डू नॉट हैव द गट्स। पहली स्केलिंग की थी 500 रुपये में, बट व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट वो बहुत मुश्किल था। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे कि अब्बू ने बोला देखो सिर्फ बकाई मेडिकल में जाना और कहीं नहीं जाना ना, और वो था हाईवे पे। जिस तरह वो वॉक करके गई थी ना, ऐसा लगा था स्पीड ऑफ लाइट पे जा रही हूँ, ना इधर ना उधर देखूँ, बस सीधा 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 सीधा। पहली दफ़ा कुछ अब्बा की इजाज़त के बगैर किया कि मेरे हस्बैंड मेरे यूँ फलाना ये कम आउट ऑफ दैट। अगर मैं अपने भी क्लिनिक की बात करूँ, मुझे अब तक इन 2 years में कोई 50-60 सीरीज आ चुकी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं उस पेशेंट को मतलब अगर फीमेल होती है ना, आई हग हाँ कि यार तुम इतनी दूर से हो मेरे लिए, आप बहुत यंग हो, आई कैन नॉट डू दैट, यू आर ओनली 19 years old, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, 20 years बाद क्या करोगे। इट इज़ अ बिजनेस, बट इस तरह से ना करो कि किसी दूसरे बंदे को आप हार्म करो, बिकॉज यू नो शी डोंट नो ही डोंट नो। अल्लाह ताला ने जितना आपको देना है ना वो लिखा हुआ है। जब आप इस कंटेंटमेंट पे काम करोगे ना, तो फिर सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। But at this early age, you're not just maintaining the balance, you set your priorities, you're very straight, you don't regret anything, and you're contented with that. Assalamu alaikum, this is Maham Khalid and today the guest of mine is a Wonder Woman. मैं जब भी कभी किसी खातून का इंटरव्यू करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील दैट द स्टोरीज़ लाइक दीज रिक्वायर्स टू बी हाईलाइटेड अ लॉट। वो ख़वातीन जो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साथ साथ लेकर चलती हैं, उसमें एक बैलेंस रखती हैं और उसी बैलेंस से दूसरों को इंस्पायर करती हैं। असल सक्सेस स्टोरी मेरे लिए वही है। सो टुडे आई एम गोना मेक यू गाइज इंट्रोड्यूस डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले यू आर नॉट एट ऑल फॉन्ड ऑफ इंटरव्यूज़, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम निकाला है एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली वैल्यू दैट बैलेंस जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। और आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटीज़ आप बहुत अच्छे से सेट करके चलती हैं एंड अगेन यू हैव टू यू नो मैनेज द योर किड्स एंड हस्बैंड एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू मैनेज टू टुक आउट 1 hour फ्रॉम मी, सो थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी है आपकी अर्ली एजुकेशन लाइफ से। आपने कहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद फिर आपने अपनी जो हाउस जॉब की दौरान उसके आपकी शादी हुई, आई गॉट टू नो, तो उसके बारे में अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करें। मेरी एजुकेशन एलिमेंट्री जो है वो सऊदी अरब से है, ठीक है, तो मैंने वहाँ हुकामा और बिलादी इंटरनेशनल 2 स्कूल से, वहाँ से मैंने अपना जो है वो 8th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद फिर मैट्रिक और इंटर मैंने जो है वो PISJ से किया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, जो कि वो जद्दा में बहुत फेमस स्कूल है। अच्छा, पैदाइश आपकी वहीं की है? पैदाइश मेरी यहीं की है, बट जब मैं 3 years की थी तो मैं वहाँ चली गई थी। उसके बाद फिर मेरी पूरा ब्रॉटअप वहीं हुआ है बचपन का। और जब मैं स्टडीज़ के लिए 2013 में मैं यहाँ आई थी, तो वो टाइम बस मेरा वहीं गुजरा है। स्टडीज़ के लिए आप 2013 में यहाँ आई? हाँ, फॉर हायर एजुकेशन? फॉर हायर एजुकेशन, फॉर डेंटिस्ट्री। तो वहाँ क्यों नहीं कंटिन्यू किया? वहाँ इतना आसानी से नहीं होता और वो एक्सपेंसिव भी बहुत है। अच्छा, हाँ, दैट इज़ एक्सपेंसिव। और फिर वो आप ओवरसीज़ होते हो, मतलब वहाँ के तो नहीं रेजिडेंट हो, तो वो मुश्किल से एडमिशन मिलता है। और दूसरा ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ फिर भी बेटर है। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी दादी वगैरह होती है? दादी तो वहीं होती थी, बट मेरी यहाँ नानी होती थी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने अपनी जो वो 4 years जो स्टडीज़ के थे वो मैंने हॉस्टल में नहीं गुजारे थे। मैं बहुत होम सिक सी पर्सन हूँ, तो मैंने नानी के साथ गुजारे थे अपने। मेरी मामी थी, नानी, उनके बच्चे, तो मुझे एक घर जैसा फीलिंग होती थी। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की बन गई, तो मैं नहीं रुक सकती थी हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ बहुत मुश्किल होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और फिर जब आपके अपने लोग यहाँ मौजूद हो तो फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ। तो आपने हायर एजुकेशन कहाँ से शुरुआत की फिर? हायर एजुकेशन मैंने अपनी बकाई मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वहाँ से मैंने की है। ठीक है। और फिर उस दौरान आपकी शादी हुई? नहीं, मेरी जो शादी हुई थी वो फाइनल ईयर के बाद हुई थी। ठीक है, हाउस जॉब से पहले।
हाउस जॉब से पहले? हाउस जॉब से पहले। एंड दिस वाज अरेंज मैरिज और लव मैरिज? इट वाज एन अरेंज मैरिज, या ऑफ कोर्स। अरेंज मैरिज, ओके। सो आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होने वाली थी, एंड हाउ डिड यू मैनेज देन? मतलब फिर तो एक अच्छा खासा गैप आ गया होगा ना? नहीं, जैसे ही कह लें कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, उसके 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर हाउस जॉब 3 मंथ्स बाद, आई गेस, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर हाउस जॉब मेरी ना वहाँ से स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज मैरिड, ठीक है। तो वो इतना मुश्किल पीरियड नहीं था, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। बट व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, वो बहुत मुश्किल था, वो वाकई में मुश्किल था मेरे लिए बहुत। और उस टाइम पे आपकी हाउस जॉब चल रही थी? हाउस जॉब चल रही थी। एक्चुअली मेरी लाइफ का जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो हाउस जॉब भी नहीं था, वो मेरी लाइफ का जो सबसे मुश्किल पार्ट था ना, वो था यहाँ आके पढ़ना कराची के लोगों में। अच्छा, क्योंकि मैं मेरा वहाँ का ब्रॉटअप था। मैं वो बंदी थी जो कि घर से बाहर कदम निकालती थी तो मेरे अब्बा के पास गाड़ी होती थी, हम बराबर वाली दुकान पे भी ना गाड़ी में बैठ के जाते थे। ओके। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का लोग वेरी बोल्ड, वेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर के लोग बहुत डिफरेंट हैं। तो वो मेरे लिए लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज था। वो बहुत, यहाँ के लोग बहुत बोल्ड हैं। अब जैसे आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो उसमें ये है कि वहाँ हर वक्त पेरेंट्स साथ हैं, ठीक है। एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे कि अब्बू ने बोला देखो सिर्फ बकाई मेडिकल में जाना और कहीं नहीं जाना ना, और वो था हाईवे टूल प्लाजा पे। तो कल वहाँ गई, एडमिशन भी फ़ौरन मिल गया, एवरीथिंग वाज बहुत स्मूथली जा रहा था ना। सबसे पहले तो वो एक होती ना, सब ने बोला कि लड़की है, यहाँ रही हुई है, वहाँ कैसे जाके एडजस्ट करेगी, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट था। बट मैंने अपने फादर को कन्विंस किया, वो बहुत, मेरे फादर और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ पढ़ने के लिए। वो वाकई में ना, अब जब मेरा फर्स्ट डे था ना, इट वाज अ हॉरिबल डे। तो वो ना, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, क्योंकि एक होता ना कि मैं चलती भी थी ना तो मुझे लग रहा था लोग मुझे देख रहे हैं, कोई मुझे किडनैप कर लेगा, वो वाली फीलिंग होती है ना। अच्छा। उस तरह की थी। तो मेरा ना लाइफ का सबसे मुश्किल पार्ट मेरी एजुकेशनल लाइफ थी। दैट पापा की परी, आई वुड से। हाँ, पापा की परी वाली बंदी नहीं होती। मैं इस तरह की मैं थी, आई वॉज लिटिल आउटस्पोकन, बट मैं कभी भी बोल्ड नहीं थी। वो एरा ने ना मुझे सोशल भी नहीं थी। आई हैड वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स। और जब मैं यहाँ आई, मुझे अपना फर्स्ट डे याद है, 2 किलोमीटर के फासले पे ना पॉइंट एरिया था, और मैं जिस तरह वो वॉक करके गई थी ना, ऐसा लगा था स्पीड ऑफ लाइट पे जा रही, ना इधर ना उधर देखूँ, बस सीधा 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 सीधा। इट वाज समथिंग लाइक दैट। मतलब कभी अकेले रोड भी नहीं क्रॉस किया? रोड भी क्रॉस नहीं की। दिस फियर, वो एक फियर था मेरा ना, वो बहुत। कैसे निकाला वो फियर, फिर ये बताओ? वो बस आहिस्ता आहिस्ता, हर चीज़ ग्रेजुअली होती है, फ़ौरन से कुछ भी नहीं होता। मैं रिमेंबर कि मैं कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता ना रक्षा, ना चिंची, कभी कुछ ट्रैवल किया ही नहीं। बाबा की गाड़ी थी, कहीं जाना था वही उसी में ही जाते थे। तो वो जो है ना, मैं फ़र्स्ट डे में अभी भी रिकॉल करती हूँ कि मुझे पॉइंट में तो चढ़ना नहीं आता, वो इतना ऊंचा होता है, ठीक है। मैं ऊपर चढ़ी और वो बस वाले ने ना गाड़ी चला दी, तो मैं सामने ना जो फ्रंट बेंचेस थे उसमें गिर गई जाके। तो मैं उस दिन इतना पॉइंट में बैठ के ना, आई वाज अबाउट टू क्राई कि ये तो आज का बहुत बैड सीन है, मतलब बहुत बुरा दिन है। हाँ, एंड आई वाज फर्स्ट डे मेरा बहुत हॉरिबल डे था, बहुत डम्बेस्ट डे था एक्चुअली। और मैं ऑल ऑफ अ सडन वहाँ गई हूँ। मुझे ओरिएंटेशन जैसे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के 3 डेज़ होते हैं, तो फर्स्ट डे तो मैं चली गई थी, वहाँ अच्छा सब कुछ था, MBBS एंड BDS के सारे स्टूडेंट्स लाइक साथ बैठे थे। और ना सेकेंड डे में नहीं गई, जिस दिन हमें यूनिवर्सिटी सारी घुमाई जा रही थी। तो ना जब मैं अब अपनी फर्स्ट डे गई, दैट वाज जब क्लासेस होनी थी एंड ऑल, तो मैं जाके MBBS के सेक्शन में बैठ गई। क्योंकि पहले से देखा हुआ मुझे नहीं देखा, और मैं 2 क्लासेस भी ले ली होंगी। एंड उसके बाद मेरी बच्चों 2 क्लासेस भी ले ली माशाल्लाह से ना। और फिर वो जब मेरी ना वो आपस में कुछ फ्रेंडशिप हो गई थी किसी ना लड़कियों से, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा डेंटल मटेरियल्स का कब होगी ना क्लास? ही से यहाँ हमारी तो नहीं होती। मैंने कहा जी हम BDS ये नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं तो MBBS है।
ओह मैन, ऐसा लगा ज़मीन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर मैं फ़ौरन आई आस्क्ड समबडी कि ना ये वीडियोस का क्या है, ब्लॉग अलग होता है क्या? आई थॉट कि इन सब्जेक्ट्स हैं तो एक ही जगह बैठ के पढ़ते होंगे, बिकॉज PISJ में ऐसे ही होता था। मेरे जो कॉलेज था इट वाज समथिंग लाइक स्कूल, कॉलेज लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी। वो हम बैठे रहते थे, टीचर्स आती थी, पढ़ाती थी, चली जाती थी। तो मुझे ये खुद से क्लास लेने जाने का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे था कि हम बैठेंगे और इट विल बी समथिंग लाइक दैट ना। तो फिर ढूंढी क्लास, फिर मैं गई, फिर एवरीबॉडी वाज लाइक स्टेयरिंग एट मी कि ये कहाँ से है। ऑल ऑफ अ सडन बीच में एक बच्ची आ गई ना, लड़की, और फिर एवरीबॉडी स्टार्टेड आस्किंग कि आप कहाँ थी। मैं कहा जी वो, मैं क्या बोलती, आई वाज वेरी क्वाइट कि मैं क्या बोलूँ ना। फिर दोस्त बनाना बहुत मुश्किल था। दोस्त मेरे बहुत जल्दी तो नहीं बने थे, मैं इतनी सोशल नहीं थी। आई यूज्ड टू जस्ट सिट ऑन द बैक बेंच और बस क्वाइटली लिसनिंग टू बहुत माहौल डिफरेंट था कि वो आपको। So you have been an introvert since the beginning. या तो उस वजह से फिर आपको वो सारे मसाइल पेश आए ना, बाहर निकलना, लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, ये सब कुछ नहीं? क्योंकि वहाँ इतना होता नहीं था। अब का सऊदी अरब और पहले का सऊदी अरब बहुत फ़र्क है। अब तो इट्स वेरी ओपन, हर चीज़, ड्राइविंग भी है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था ये सारी। और आपका अपना एनवायरनमेंट भी, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट वैसे नहीं इस तरह का नहीं था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे एडमिन में कॉल आ गई। मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 2 क्लासेस MBBS में ले गई हैं, 2 क्लासेस BDS में ले गई। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बिल्डिंग्स भी अलग अलग होती हैं। तो आई थिंक दैट वाज द डम्बेस्ट थिंग आई एवर डिड इन माय लाइफ। बहुत weirdest वो डे था मेरा ना, कि मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। एग्जैक्ट, मोस्ट एम्बैरेसिंग। और मैं घर आके बहुत रोई थी उस दिन ना। आई सेड टू माय नानी कि मुझे वापस जाना, आई थिंक मैं नहीं कर सकती है ना। तो वो करेज कैसे गैदर की? माई नानी यूज्ड टू से अब आई हो यहाँ पे और तुम्हारे फादर ने इतने लाखों में फ़ीस भर दी है, दैन आई थिंक देखो वो आपको ट्रस्ट करते हैं। ये चीज़ को तो लड़ना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट योर फेयर विद दिस। उन्होंने मुझे, मैं उनकी ना वो सर गोद में सर रख के रोती रहती थी कि मुझे बस अब वापस जाना। आई थिंक आई एम नॉट मेंट टू बी हियर, क्योंकि यहाँ के एक फेयर था कि ना अकेले इतने लोगों में कैसे। पॉइंट का कुछ आप बता रही? दिस इज़ हाउ आई डेवलप कि मैं किस तरह से अपने फेयर को ओवरकम करूँ ना। तो मैं ये बता रही थी कि मैं पॉइंट एरिया से बाहर 2-2 ढाई घंटे बैठी रहती थी। एंड आई यूज्ड टू सी दोज गर्ल्स के वो ना अपना मुंह पे कपड़ा बांधा, गॉगल्स लगाए और हाईवे पे चल दिए। और मैं कहती थी यार इसके लिए बहुत आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आप लड़ना पड़ता है, वरना आपको नहीं मिलेगी जगह। हाँ, तो मैंने कहा मैं कब इस लेवल पे पहुँचूँगी। पूरा 1 साल मैंने ऐसे ही गुजारा। एंड मैं घर जाके इतनी टायर होती थी कि मैं पढ़ने का भी एनर्जी नहीं होती थी। अग्रीड कि ये सारा जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा थका देता है। हाँ, तो फिर पूरा 1 साल गुजर गया और फिर मेरा रिज़ल्ट की आई एम गोना कम एट दिस एज वेल ना। चलो मैं फिर सेकेंड ईयर में मैं 12:30 बजे फ्री हो जाती थी। एंड माय फादर सेड कि ना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लोगी एंड आप बस पॉइंट से जाओगी, पॉइंट से आओगी। देन आई सेड कि दिस इज़ द टाइम। आई बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी ना कि बस हो गई थी मेरी। तो फिर एट दैट पॉइंट मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार अब्बा के इजाज़त के बग़ैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की। आई डिड नॉट आस्क, आई डिड नॉट टेल। पहली दफ़ा कुछ अब्बा की इजाज़त के बगैर किया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई एवर डिड इन माय लाइफ। मैंने भी अपने मुंह पर कपड़ा बांधा, गॉगल लगाए, बस दैट वाज। बस जब इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है ना, पर एक पॉइंट आता है जब वो बर्स्ट हो जाता है कि बस। फिर मैं अकेले निकल गई हाईवे पे, चिंची सोचे हाईवे पे चिंची में बैठी। वो मेरा दिल ना यहाँ तक हलक में आ गया। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अब्बा तो बोलेंगे कि क्योंकि वहाँ के लोगों में ये होता है ना कि उनको लगता है कि ये इट इज़ नॉट सेफ़, ये एरिया सेफ़ नहीं है। क्योंकि वो उस वक्त वाकई में ये अलासिफ और ये वाला एरिया इतना सेफ़ नहीं होता। फिर वो चिंची का ट्रैवल पूरा 40 मिनट्स का, वो चिंची में बैठ के मैं अलासिफ जाती थी। एंड मतलब फिर वहाँ से मैं रिक्शा करके अपनी नानी के घर जाती थी। तो बस एक दिन का वो मेरा फेयर था। और आई डोंट नो उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट वो कहाँ था, मुझे नहीं पता। बट उस दिन के बाद से ना और हिम्मत आ गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने ऐसे किया। बट आई डिड नॉट टेल माई फादर। स्टिल आई डोंट नो, अब इंटरव्यू से इन्हें पता लग जाएगा। आई यूज्ड टू ट्रैवल दिस वे।
बट उससे मुझे अपने पढ़ने का टाइम बहुत मिल जाता था जब मैं हाँ मैं घर पहुंचती थी, क्योंकि मतलब 12:30 से यार जो आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे स्पेशली फ्रॉम कराची, दे वुड बी लाइक यार इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो ये करते रहते हैं, बट आई नो देयर इज अ डिफरेंस। हम क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ही वैसे है तो हम मतलब शुरू से ही बस चिंची ये वो कराची में तो मतलब दिस इज़ वेरी नॉर्मल, रिक्शा दूर हो करीब हो, पॉइंट भी मतलब मैंने तो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, सो आई नो कि और फिर झगड़ना भी पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जितना दबोगे उतना दबाया जाएगा वाली बात है। बट फॉर अ पर्सन लाइक यू जिसने कभी ऐसा नहीं किया, एक्चुअली स्ट्रगल्स सबकी अलहदा होती हैं एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कवर सच स्टोरीज जो बहुत डिफरेंट हो। सबकी स्ट्रगल सेम नहीं है। अब आपके लिए स्ट्रगल आप कहती हैं शादी और बच्चों से भी ज़्यादा टफ मेरे लिए वो पीरियड था कि जब मैंने अपने इंटरनल फियर को ओवरकम किया कि मुझे कोई किडनैप नहीं करेगा और करेगा भी तो मैं एक लगाऊंगी, तो वो चीज़ डेवलप करना ना मेरे लिए आई थिंक ये इट्स नथिंग। मुझे लगता है मेरी ये वाला चैलेंज मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मेरे लिए वो था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट चैलेंज। और वो आपने फियर ओवरकम कैसे किया? बाय दो सिचुएशन जो आप पर पड़ी? हाँ, सर पे पड़ी तो सर पे पड़ी, बिकॉज अब इफ़ मैं 4 बजे 5 मैं मगरिब पे घर पहुंचूंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? एंड फर्स्ट ईयर में जब मेरा पहला साल था BDS का, आई गॉट अ पोजीशन माशाल्लाह। तो वो मेरे लिए बड़ा हैप्पी मोमेंट था कि चलो इतनी स्ट्रगल के बाद जब आपको उसका फ्रूट मिलता है ना, तो वो वाकई में इट वाज अमेजिंग। तो वो फीलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो मुझे उसको भी लेके चलना था साथ में कि यार अभी मैं ट्राई करूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ करूँ ना। तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें ना आपके माइंड में लाइक कंटिन्यूसली चल रही होती हैं और अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। okay. तो बस वो वाला फियर, फिर ट्रैवलिंग का, फिर इस तरह से मैंने इन चीज़ों को ओवरकम किया और आपने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज किया। एग्जैक्टली। फिर फाइनली में तो मैं ऐसी हो गई थी, ऐसी लाइक इस तरह की प्रो बंदी हो गई थी कि मैं पहले लेती थी चिंची से मैं लेती थी बस से लेती थी फिर चिंची से लेती थी रक्षा। तो मैं इतने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को स्विच करते घर पहुंचती थी। फिर भी मैं 2 आवर्स पहले अपने पॉइंट वाले टाइम से जैसे होता है ना, अच्छा मैं पहले पहुंच जाती थी। तो इतने जो है ना वो लाइक मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने बसेस में भी जो है ना ट्रैवल और किसी को पता नहीं चला? किसी को नहीं पता चला, मैं बताती नहीं थी। आई नेवर टोल्ड माई फादर अबाउट दिस। वो मुझे कभी अलाउ ही नहीं करते एंड ही डिड नॉट नो द सिचुएशन कि इस वक्त मुझे घर पे रह के रिलैक्स होकर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 घंटे मायने रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में आई डोंट। तो पढ़ाई में कोई चैलेंज नहीं था? पढ़ाई में चैलेंज इतना नहीं था क्योंकि मैं हमेशा से बहुत वैसे तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर मैं यूनिवर्सिटी में आके पता चला कि येस आई एम अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। वहाँ पे फिर आप एवरेज थी, यहाँ पे आपने आउट परफॉर्म किया? हाँ, बिकॉज यहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं मिला? बिकॉज नहीं, वहाँ के बच्चों की बेस बहुत अच्छी होती है। आई रियलाइज फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि एक वहाँ का बच्चा जो उधर एवरेज है, ठीक है, आई वॉज इन द टॉप 10, आई वॉज नेवर इन द टॉप 3, और यहाँ आके बकाई में आई वॉज ऑलवेज इन द टॉप 3। तो स्टडी, हाँ, तो वो एक होता है ना कि बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है BISJ की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि बकाई में जिस बंदे की भी पोजीशन आती थी ना, रिगार्डिंग मेरी एक फ्रेंड थी या मेरी सीनियर में भी एक फ्रेंड थी, कोलीग थी, वो शी वाज आल्सो फ्रॉम BISJ। अच्छा, यस। तो जो BISJ के बच्चे बकाई में आते थे ना, वो आउटस्टैंडिंग करते थे, बेस स्ट्रॉन्ग। ये तो फिर बेसिक एजुकेशन, हाँ, हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो स्टडीज़ में इतने कोई चैलेंजेस नहीं आए क्योंकि मैं बहुत स्केड्यूल्ड पढ़ती थी, ठीक है, और फोकस मेरा कभी आउट नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज नॉट इनटू लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट इनटू। उसके बाद आप सोशल नहीं हुए, फिर फाइनल ईयर तक आते? फाइनल ईयर तक हो गई थी, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई वॉज नॉट इवन अलाउड बाय माई पेरेंट्स टू गो एंड हैव लंच और विद फ्रेंड्स। मेरी फ्रेंड्स थी, वो जाती थी लंच पे, so you liked your new you। तो मैं नहीं जाती थी बिकॉज मेरे फादर नहीं अलाउ करते थे मुझे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उनको छुपके से चली जाऊँ, जो जहाँ मुझे लगता था कि ये नीड है तो मैं उनको नहीं बताती। बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आई थिंक मेरी प्रायोरिटीज़ थी, हाँ, नानी के साथ जाना है या मामी के साथ जाना है, तो वो चीज़ें इट वाज फाइन। तो मैं इतनी ज़्यादा ना फ्रेंड्स को इन नहीं रखती थी अपने साथ।
बाकी सो यू हैव बीन आई थिंक शुरू से ही आप ऐसे रहे हो, आपको प्रायोरिटाइज करना आता है। हाँ, you have been this way ये since करना always. पड़ता है, ठीक है। प्रायोरिटी इसलिए पढ़ाई के अगर हम बात करें ना तो BDS में ज़रूरी है कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लास्ट 3 मंथ्स में पढ़ो, जैसे इंटर मैट्रिक में होता है कि आप पढ़ो 3 मंथ्स के लास्ट में एंड यू कैन स्कोर। यहाँ होता है ना, अभी हम उस फेज में हैं जिसमें हमें एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम करना है। सो अदरवाइज कहीं और आई डोंट थिंक सो कि आप लास्ट के 2 महीने या 1 महीने पढ़ के सब कुछ कर लेते हो। उधर भी नहीं है बिकॉज फेडरल बोर्ड इज़ वेरी टफ। सो जंपिंग टू योर मैरिज वाला पार्ट, क्योंकि आपने कहा वो आपके लिए टफ था, पढ़ाई, अपने आप को, अपने उन फियर्स को ओवरकम करना, बट अगेन ठीक है कंपैरेटिवली उतना चैलेंजिंग नहीं होगा, बट अगेन दिस मस्ट हैव बीन टफ कि पढ़ाई के दौरान आपकी शादी एंड यू वर ओके विद दैट। बिकॉज देखिए मैं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो एक नई फैमिली में एडजस्ट करना, ठीक है। माई इन लॉज आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है एंड ही डज अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चैलेंज था क्योंकि ना थोड़ा सा घर को भी देखना होता था, फिज़िकली मैं बहुत टायर हो जाती थी, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस तो इतना नहीं होता था बट फिज़िकल, क्योंकि बकाई जाके हाउस जॉब पूरा आवर्स कंप्लीट करना, कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी आ रहे हैं और इस तरह से, नो। मैं टाइम से आना, मुझे आया तक बहुत लेट हो जाता है, समटाइम 5:30 6, फिर आ कब जाती थी, कब आती थी? मॉर्निंग 8 o'clock, 8 to 5:30 वहाँ। हाँ, तो अच्छा उस वक्त जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी ना तब तक इट वाज़ वेरी गुड, इट वाज़ फाइन, बहुत नॉर्मल, मुझे तो बहुत ईज लग रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जो मतलब फादर इन लॉ थे वो मुझे पॉइंट एरिया तक जो है ना ड्रॉप करते थे, वहाँ से मुझे पिक करते थे, तो वो मुझे बहुत आसान लगती थी कि यार ये तो बहुत आसान है। शादी के बाद ज़्यादा आसान हो गया। तो बिकॉज देखो लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है ना, आप किस लोगों में शादी करके जा रहे हो। दे आर वेरी डिसेंट, दे आर कोऑपरेटिव, देन यू विल बूस्ट, यू विल डेफिनेटली बूस्ट, ठीक है। तो अब जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, दैट वाज द, उस वक्त से फिर एक मेरे लिए चैलेंज था। मेरे हस्बैंड तो पॉइंट का सीन ऑफ, फिर तो मतलब नहीं, मैं पॉइंट में ही जाती थी। अच्छा। आई वॉज प्रेगनेंट और मैंने मेरे ख्याल में लास्ट 2 months ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने जो है ना वो ड्राइवर रखा था अपने लिए। So you said कि after marriage it was comparatively easier for a time for certain time period। हाँ ठीक है। फिर प्रेगनेंसी में फिर वो आपके हेल्थ इश्यूज भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, यू नो। फिर हाउस जॉब में बैठना नहीं होता, यू नो। बट स्टिल शुरू के 7 महीने you were able to manage, पॉइंट से भी आप जा रहे थे, हाउस जॉब भी आपने कंटिन्यू किया हुआ था। माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि अभी रुक जाओ, यू नो, आफ्टर बेबी यू कैन कंटिन्यू। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी हमेशा से यही। So you had that stubbornness कि मैंने करना है। ये चीज़ शुरू से होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वरना तो फिर एक्सक्यूजेस मिलते रहते हैं ना, आज ये कल नहीं चलता लाइफ में। एक्सक्यूज वाली बात, मसला है, कल वो मसला है, फिर तो कभी यू विल नेवर, आप फॉरएवर यू विल कीप ब्लेमिंग कि मेरे हस्बैंड, मेरे यूँ फलाना, ये कम आउट ऑफ दैट। जब आप इससे आगे बढ़ जाओ, स्टॉप यू नो ब्लेमिंग सोसाइटी। देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ सोसाइटी डज मैटर आपके मेंटल हेल्थ के लिए, या आपको कोई यू नो ऊपर से प्रेशर है, यू नो, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, बट उसको भी ओवरकम करना पड़ता है। तो सिर्फ आई वुड एट दिस पॉइंट कि सिर्फ फैमिली का सपोर्ट नहीं, आपका खुद का यू नो दैट स्ट्रेंथ मैटर्स अ लॉट, और वो कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ जाती तो वो तो कंटिन्यू वेरी मच। अगर मैं ये सोचूं कि आज नहीं मेरा हेल्थ इशू है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, आज मेरा सांस बहुत फूल रहा है, ऐसा होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई यूज्ड टू गो, मैं कह नहीं आई हैव टू। और हाँ, मैं ये कह लूँगी कि टू ऑल एवरीबडी आउट देयर जो कि अभी यू नो हाउस जॉब स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, कि डोंट गेट मैरिड। शादी हाउस जॉब के बाद ही करना, क्योंकि मीन वाइल इफ़ यू गेट प्रेगनेंट तो आप वो सब कुछ नहीं लर्न कर पाओगे, वो इतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे जो शायद आप शादी से पहले कर सकते थे। बिकॉज थोड़ा सा चीज़ें कभी आप उतनी एनर्जी नहीं लगा, नहीं एनर्जी एग्जैक्टली, फिजिकली आप बहुत थक जाते हो,
ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे कुछ होता नहीं है करने को। लाइक आप घर जाओगे, आप सिर्फ पढ़ोगे, एवरीबडी विल पैम्पर यू, बच्ची है पढ़ रही है, बट शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। यू डू हैव टू मैनेज हाउस इज वेल। तो ये चीज़ कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, और ये बहुत मुश्किल होता है। आप उतनी एनर्जी नहीं लगा सकते। अपने मॉर्निंग में उठती थी तो मैं बहुत टायर होती थी, मैं बहुत थकी हुई होती थी। मैं पॉइंट में सोते हुए जाती थी, सोते हुए आती थी। मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मेरे जो अवानी फ्रेंड्स थे ना, वो मेरा इतना मौके में मजाक उड़ाते थे कि जब आयशा तो बैठती है पॉइंट में एंड शी इज़ गॉन। फिर जब वो घर आते हैं तो हम उसे हिलाते हैं, घर आ गया अब जाओ। So that means कि so you're suggesting कि try avoiding being in that situation जब आपकी हाउस जॉब चल रही हो, so that आप अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाकर सीख सको उस टाइम पर। एग्जैक्टली। मेरा मसला ये था क्योंकि मेरे ज़ाहिर पेरेंट्स तो यहाँ थे नहीं, नानी मामी एंड एवरीबडी वो भी सऊदी अरब जो है ना मामू के पास चले जाते, तो मेरे पास यहाँ कुछ जगह नहीं थी वेयर आई कैन एक्चुअली स्टे। ठीक है, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मामी लोग भी सऊदी अरब में होते थे, तो कभी मैं खाला के घर पे हूँ, वो ये चीज़ से भी मैं बहुत वो अजीब स्ट्रगल है, स्ट्रेसफुल। कभी खाला के घर पे 2 महीने गुजारी हूँ, कभी नानी की बहन के घर पे टाइम गुजारी हूँ, तो वो बहुत सपोर्टिव होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत अच्छे, पर आपको अंतर होता है ना, जगहें बदल के फिर अपनी जगह नहीं होती, तो हाँ फिर पढ़ने का वो एक स्टैमिना, वो बहुत चीज़ें सराउंडिंग मैटर्स। तो ये चीज़ जो है ना, और फिर जब शादी के बाद अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन अवॉइड दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन नॉट। सो घर आके फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू वर फुलफिलिंग, और फिर लास्ट के 2 months में इट वाज वेरी टफ। इट वाज वेरी टफ, बहुत टफ था वो तो वाकई में। फिर ड्राइवर था, मैं ड्राइवर के साथ आती थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ईज़ हो गया था। यस, तो वाकई में वो इवन आफ्टर द डिलीवरी उस वक्त मेरी हाउस जॉब ख़त्म हो गई थी। और हाँ, हाउस जॉब मेरी जो है वो 2 मरहले तमाम हुए। हाँ, वो सून आफ्टर मेरे हाउस जॉब के फ़ौरन बाद आई डिलीवर्ड माशाल्लाह, यू नो, हेल्दी बेबी बॉय माशाल्लाह। तो उसके बाद हाउस जॉब ख़त्म हो गई। अब वो स्ट्रगल, अब क्या करें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ डेंटिस्ट्री के अंदर जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छी जॉब्स मिलना, और जब आप हाउस जॉब कर लेते हो आपको लगता है यार बस मैं तो आई एम अ डॉक्टर, बट द थिंग इज के आगे क्या, नोबडी विल हायर यू, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर क्या किया? इंटर्नशिप्स। ओके, ठीक है, और वो भी अनपेड होती हैं। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि तो वो लोग जो सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री मेडिकल में लाइक बहुत पैसा है ना, तो प्लीज़ अवॉइड कमिंग इन डेंटिस्ट्री और मेडिसिन। यार आप तो डिमोटिवेट कर दोगे ऐसे। हाँ, देखो पैसा अगर कमाना है, डिपेंड्स ना। अब जैसे आप कह रहे हो कि अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए रास्ता कुछ और करो, डेंटिस्ट्री और मेडिकल में नहीं आओ। ठीक है, उसमें बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, इंटर्नशिप करोगे, कब तक अनपेड करोगे? ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपको कोई जॉब पे रख लेगा। मैं ये बहुत हार्श रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, एंड उसमें होता है कि यू विल नॉट बी पेड मोर देन 40,000, उससे ज़्यादा कोई पे नहीं करता। बहुत कम ऐसे डेंटिस्ट होंगे जो अच्छा पे करते होंगे, बट नोबडी इज गोइंग टू पे। या तो कुछ परसेंटेज पे होता है, कुछ इस तरह का सिचुएशन रहता है, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद होता है। हाँ, बट दैट एक्सपीरियंस, वो टाइम फिर आप यही सोच के लाइक गुजार देते हो कि यार मैं तो डेंटिस्ट बन गई एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो फिर अगर कुछ जो लोग अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी दैट इज़ एन ऑप्शन। देखिए, क्लिनिक स्टार्ट तब करें, ठीक है, टू बी right after your house job you cannot start a clinic until unless you are very bold कि you know that you can handle it। ठीक है, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर क्लिनिक। कोई केस आ रहा है आपके पास, डायग्नोसिस अच्छी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट प्लान अच्छा होना चाहिए, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू आर अ प्रो इन दैट ऑल 3-4 पॉइंट्स, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी है। यू आर नॉट डीलिंग अ मशीन। इन इंजीनियरिंग कुछ भी आप मशीन पे काम करो, ख़राब हो गई तो क्या हुआ, दोबारा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। यू आर हियर, मतलब आप इंसानों पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डिड नॉट ओपन द क्लिनिक राइट आफ्टर माई हाउस जॉब। कितने टाइम ठीक है, लाइक 4 years। ओके, और 4 साल तक मैंने सोचा उसके बाद मैं क्या करूँ। इंटर्नशिप्स थोड़ी बहुत की, फिर मैंने कहा यार अब ना व्हाट, पे तो मिलती ही नहीं है, कन्वेंस का अलग पैसा मेरा जा रहा होता है।
ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है। अगर मैं अपने भी क्लिनिक की बात करूं कि मुझे अब तक इन 2 years में कोई 50-60 CVs आ चुकी हैं फॉर जॉब। तो अब दिस इज़ इतना जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है डेंटिस्ट्री में। तो दिस इज़ द रियलिटी जो मैं ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बता दूँ कि जो लोग इस चीज़ में आना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि देयर इज़ नो मनी, ये इतनी आसानी नहीं है। केप्ट यू मोटिवेटेड, आपको फिर मैंने कहा चलो अब क्या करें, अभी चलो FCPS पार्ट 1 कर लेते हैं। मुझे है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, आई कैन नॉट स्टॉप, मैं रुकना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी वो जो स्ट्रगल है मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। और आई हैव बीन अ टॉपर इन माई इंटायर 4 years, ठीक है। तो वो चीज़ मोटिवेटेड रखती है कि यू कैन डू इट, और मैं जिस स्ट्रगल को करती आ रही हूँ ना, मुझे उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और मैं अगर घर बैठ जाऊँ ना, तो मुझे लगता है मैं ही पागल हो जाऊँगी। मैं ऐसी हूँ नहीं, बिकॉज ये ना नेचर होता है एक इंसान का। तो दूसरी चीज़ फिर मुझे क्या मोटिवेशन मिली कि ना FCPS पार्ट 1 कर लेते हैं। एंड मीनवाइल आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना पार्ट 1 फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। और फिर क्या हुआ कि पार्ट 1 क्लियर कर लिया, एंड देन अब रेजिडेंसी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरिट पे कम, सिफारिश पे ज़्यादा मिलती है कराची में, ठीक है। हो सकता है बाहर जो है वो दूसरी सिटीज़ में सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, यू नो, यहाँ इतनी सीट्स नहीं होती कराची में। और इतना ज़्यादा मैंने जब एक जो है ना वो किसी हॉस्पिटल में टेस्ट दिया, एक सीट थी और 400 कैंडिडेट्स थे। ओह शिट, दैट इज़ शिट। तो मैंने कहा ये तो नो चांस, ठीक है। अब अगर सिफारिश है तो मैं तो अपना वो भी पैसा वेस्ट कर रही हूँ जो मैं उसको टेस्ट देने के लिए लगा रही हूँ, है ना। देन आई स्टॉप्ड गिविंग टेस्ट। मेरे एक प्रोफेसर हैं, ही टोल्ड मी कि आप आ जाओ लम्स हैदराबाद। मैंने कहा तुम आप आ जाओ, अभी मैं करवा देता हूँ आपका। मैंने कहा हाउ कैन आई कम, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव kids, now 2 kids माशाल्लाह, I cannot come। क्या देखो ये तो sacrifice करना पड़ेगा। मैंने कहा no, I cannot, priorities, I cannot, I love my career but I apart from that मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है। एंड फिर I was very demotivated at that moment कि मैं क्या करूँ ना। फिर क्लिनिक्स थोड़े बहुत किए, और मीनवाइल एक दफ़ा जो है वो मेरे हस्बैंड के ना दांत में बहुत दर्द हुआ। आई टुक हिम टू माय प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन, आई डोंट नो इफ ही इज़ गोना वॉच और नॉट। तो उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि डॉक्टर मैंने पार्ट 1 कर लिया, मुझे रेजिडेंसी नहीं मिल रही और आई एम वेरी डीमोटिवेटेड। तो ही सेड माय किड, उन्होंने सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, और ये तुम्हारे बच्चे हैं ना, दिस इज़ योर FCPS, इनकी ग्रूमिंग करो अच्छी, दिस इज़ वट यू एक्चुअली आर गोइंग टू डू, ये आपका FCPS है। वो बात मेरे दिल को लग गई। उस दिन के बाद से ना मैं डीमोटिवेट नहीं हुई कि मैं कुछ कर नहीं रही, बिकॉज मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैं वो बच्चों को अगर मैं अच्छी ब्रॉटअप दूंगी, ठीक है, तो वो आगे सोसाइटी में एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। सही बात। तो ये चीज़ मेरे जहन में उस वक्त थी नहीं, बिकॉज सारा वक्त कैरियर का सोचना, क्योंकि उसको उस वाली पार्ट को ना कोई वैल्यू नहीं देता। ये तो मतलब ऑब्वियस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अज्यूम करके लोग उसको वैल्यू नहीं देते कि एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले किया जा रहा है उनकी अपब्रिंगिंग। मुझे खुद नहीं पता था ना ये, जब तक उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई कि आयशा दिस इज़ योर FCPS, इनको देखो सबसे पहले, फिर जो करना है करो। तो वो मेरे बस दिल को छू गई थी बात। You were hustling at that time too, yeah, कि मैं अब क्या करूँ, बिकॉज जॉब नहीं है ऑब्वियसली। अब इतना पैसा लगा के डेंटिस्ट्री बहुत सस्ती नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मेरे टाइम पे अच्छे खासे पैसे लग गए थे, और अब तो उससे भी ज़्यादा डबल है। तो यू वांट कि यार कुछ अरसे में इस कुछ तो मिले ना, होता है ये फीलिंग बहुत जेन्युइन है, ये बहुत कॉमन है हमारे पास। अगर हम जॉब्स की बात करें तो सिंध वाले जो हैं, अपनी वो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो 2 साल में कुछ 50 सीट्स निकालते हैं, अभी भी आई नहीं, इतनी कम सीट्स हैं। अब उस पर आप देखिएगा कुछ 20,000 डेंटिस्ट जाकर अप्लाई करेंगे। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लाइफ डेंटिस्ट बनने के बहुत आसान है। इट्स नॉट लाइक दैट।
और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग उस तरफ अब परसू कर भी नहीं रहे, मे बी। तो हाउ डिड यू गेट दिस मोटिवेशन कि मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट करती हूँ? हाँ, एक्चुअली इस पे भी है कि अब FCPS भी रेजिडेंसी का भी आई स्टॉप लुकिंग फॉर रेजिडेंसी। देन छोटे क्लिनिक्स एक्सपीरियंस में थोड़ा थोड़ा करके गेन कर रही थी। उसके बाद मुझे मिला एक मेरा पुराना दोस्त, and he was currently running a clinic, and he said to me कि why don't you open your clinic? मैंने कहा what? Do you think I can manage that? And he said कि हाँ, क्यों नहीं, खोलो। मैंने कहा मैं उस वक्त मैंने कहा मजाक मत करो मेरे साथ, मैं ऑलरेडी इतना हूँ वो परेशान हूँ, इतना डीमोटिवेट हूँ, आई वॉन्ट टू क्राई राइट नाउ। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम अपना क्लिनिक खोलो, कह रहे हाँ खोलो ना। मैं कहा हाउ एम आई गोइंग टू बी द बॉस? मतलब I've never been like a उसमें मैनेजमेंट है, उसमें लीडरशिप है, क्लिनिक रन करना, चीज़ें ख़त्म हो, एवरीथिंग, मतलब एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आई सेड कि तुम्हें पता है उसमें कितना एक्सपेंस लगता है? ही सेड कि नहीं, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, तो और घर के एक कमरे से। हाँ, ही सेड कि करो। एंड आई सेड कि यार कैसे ना, मैं कहा तो आप स्टार्ट करो, आई विल गाइड यू। एंड मेरे ख्याल में ऐसे लोग, because sometimes you know everything but you do not have the guts to do it, ठीक है? आप एक्सपीरियंस भी है और चीज़ें भी आती हैं करना, बट अभी लगता नहीं है कि हम भी कर सकते हैं, यही पॉइंट। ही सेड नहीं करो, आई एम एट योर बैक, कुछ होगा कम टू मी, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो वो ब्लेसिंग है, उनको जाने मत देना, उनको पकड़ के रखना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आप पे भरोसा करें, जो जेन्युइन जितना आपको भी खुद पर नहीं है। एग्जैक्टली, तो जेन्युइन है। एंड ही सेड टू मी कि ना बस करो, एंड 2 साल बाद मुझे बताना वेयर आर यू, ठीक है? एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम माई ओन हाउस, एंड कि मैंने बहुत छोटा सा सेटअप लगाया, बहुत कम बजट में लगाया, ठीक है? बिकॉज इतना मेरा था ही नहीं एक्सपेंस में। क्या इनिशियल एक्सपेंसेस क्या थे? आई डोंट रियली रिमेंबर, बट आई गेस समथिंग 6 लाख इसी तरह का कुछ था। वो आज से कोई 2.5 साल पुरानी बात है, ठीक है? आपका मुझे नहीं आइडिया। तो वो बहुत बस चेयर की थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, एंड ही सेड कि आप स्टार्ट तो करो। एंड ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड मी कि बस स्केलिंग से शुरू करना। फिर मैंने एक छोटा सा स्केलिंग का ऐड लगाया। आई वॉज वेरी हैप्पी। और ये जो क्लिनिक ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, ये था नहीं, ठीक है? इट वॉज येलो वॉल्स, जिस तरह से डॉक्टर आयशा रशीद लिखा है, तो वो ये सब कुछ नहीं था, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है? ये एक सच्चाई है, और मैं बहुत ब्रेवली, बहुत अच्छे से, मैं बहुत खुशी से कहती हूँ कि नहीं थे भाई पैसे, नहीं होते भी नहीं है। और मुझे ना कोई शर्म नहीं आती ये सब बातें करने के लिए कि इतनी स्ट्रगल थी और ये सब कुछ था, और लोग जो सच है वो सच है। यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू टेल द ट्रूथ। और मुझे बहुत, मैं प्राउडली कहती हूँ कि यार मैंने इतना स्ट्रगल किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी बैठी नहीं थी, वो किया है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आसान होंगी, मेरे लिए नहीं थी। तो ये चीज़ें मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैंने ऐसा किया है। और फिर बहुत जब मैंने स्टार्टअप लिया, मतलब इनफैक्ट AC भी नहीं था मेरे पास, तो AC के भी पैसे नहीं थे, आप समझ रही हैं? और मैंने अपनी पहली स्केलिंग की थी 500 रुपये में। How motivated और demotivated were you कि 6 लाख रुपए मैंने लगाए और पहली स्केलिंग मैंने 500 रुपए की है? बिकॉज अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला ना कि ऐसे ही करो, पेशेंट पेशेंट बनाओ। मैंने कहा यार 500 रुपए के लिए हाँ करो। एंड लिटरली दूसरे के क्लिनिक्स में करती थी तो मैं बहुत आराम से, कोई स्टैमिना नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने अपने फर्स्ट पेशेंट को यहाँ बिठाया ना, मेरे हाथ कांप रहे थे। पर्सन जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है, इतना टाइम से कर रहा है क्लिनिक्स, अपने क्लिनिक यहाँ तो अपनी भी जिम्मेदारी है ना, पीछे कोई है नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू ऑर्थो, आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू स्माइल मेकओवर्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना डोमेन बढ़ाया इस तरह से करके कि जहाँ लिमिटेशंस एंड होती हैं फिर वहाँ मैं नहीं करती। आई कॉल डिफरेंट डॉक्टर्स, आई हैव डिफरेंट डॉक्टर्स जो कि आके दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं इस तरह से। तो
अच्छा, साथ साथ आप बुला भी रहे थे बीच में दूसरे डॉक्टर्स को इन केस कोई ऐसे केसेस आते हैं, और फिर उससे आप सीख भी रहे थे, एंड यू आर एसोसिएटेड विद सम लैब टू, आप बता रही थी ना, बिकॉज मैंने ये देखा है कि आप खुद को अपडेटेड रखते हो कॉन्स्टेंटली। जैसे हम वो स्माइल मेकओवर के बारे में बात कर रहे थे और वो सब चीज़ें, एंड यू टोल्ड मी कि मैं बात करूँगी पहले अपने लैब से सजेशंस लूँगी एंड ऑल दैट, सो यू आर कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड विद सच पीपल जो अभी यू नो देर आल्सो वर्किंग इन डिफरेंट, आई थिंक पाकिस्तान से बाहर भी हैं अभी तो पाकिस्तान में है, बिकॉज पाकिस्तान से बाहर के जो भी हमारा कॉस्मेटिक काम है ना, वो इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव, सो दैट विल कॉस्ट अ लॉट मोर देन 5 lakhs इस तरह का हो जाता है। तो इट्स यहाँ रहते हुए आई थिंक इतनी लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। तो व्हाट आई ट्राई कि व्हाट मैं जो दे रही हूँ वो पेशेंट उससे खुश हो जाए और एस्थेटिक वाइज वो अच्छा लगे, ठीक है। पाकिस्तान से बाहर अभी आई हैवंट स्टार्टेड बिकॉज यहाँ ऑब्वियसली इतने पाकिस्तान में तो ये जो अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ चीज़ों पे ही हमारी बात हुई थी, फॉर एग्जांपल स्माइल मेकओवर वगैरह पे, हर कोई डेंटिस्ट तो नहीं कर रहा होता, आई सीन दैट, उनको तो पता भी नहीं होता इसके बारे में। लोकल डेंटिस्ट तो आप चले जाएं ज़रा गली मोहल्लों में, कुछ नहीं आता पता होगा उन्हें। तो यू लर्नड दीज थिंग्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बकाया ही, क्योंकि हर डेंटिस्ट को तो नहीं पता होती। नॉट फ्रॉम बकाया, नॉट फ्रॉम बकाया। बकाई में बहुत सारी ना मुझे लगता है कि चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। बकाई नहीं होकर दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़, ये थोड़ी सी आगे की बात है, आगे की बात नहीं है हमारे लिए या हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए में भी। हाँ, अभी ये नहीं है, ये इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया हुआ बिल्कुल भी कि ये स्माइल मेकओवर क्या होता है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या होती है, इतना नहीं डेप्थ में जाते हैं। बल्कि कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने फ्रेंड से सीखी हैं और जो चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी कि ये क्या होता है, क्यों हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत बहुत पीछे हैं इन चीज़ में। हालांकि आई थिंक कि हम लोग इतना अच्छा उन्हें पे कर रहे होते हैं, हमारा ये राइट है कि सारा इक्विपमेंट हो, सारा मटेरियल हो जो कि अपडेटेड हो, वो उनके इंस्टीट्यूट्स में लाइक होना चाहिए, बट नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्राउन कटिंग से लेके ये सब मैंने बकाई से नहीं सीखा है, नो तो दोस्तों से सीखा है। हाँ, क्लिनिक्स में जाके इस तरह से मैंने, क्योंकि ये दिस इज आई वुड से इज द यूएसपी ऑफ योर्स, मतलब ये आपकी, मेरे नज़दीक तो है ये यूएसपी, क्योंकि अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो बाकी डेंटिस्ट से तो, एंड यू आर ऑफरिंग समथिंग विच इज़ नॉट ऑफर्ड नॉर्मली बाय अदर डेंटिस्ट और इन अदर क्लिनिक्स, तो बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड विद द फैक्ट, एक तो आपके सोशल मीडिया भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव चल रहा है, यू हैव यू नो दैट स्किल टू, मे भी कोई और कर रहा है या आप कर रहे हो, बट उस पर नो, आई डू इट। मैं इंस्टाग्राम के जो मैसेजिंग पार्ट होता है ना, बिकॉज मेरे पास इतना ऑनेस्टली टाइम नहीं होता, एट अ टाइम इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं तो मैं हर एक को नहीं रिप्लाई करती, आई हैव माई असिस्टेंट टू डू दैट ना। हाँ, जो पोस्ट करना है या वीडियो बनानी है, दोज आर ऑल माय टेक्निकलिटीज़ भी है ना, आप कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट रख भी दो तो उसे वो डेंटिस्ट्री की टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होंगी, सो whatever the patient you're treating before and after की जो आप वीडियोस लगा रहे होते हो, This is all what I do the editing at night. अच्छा, आप एडिट भी कर रहे होते हो? हाँ, मैं खुद कर रही होती हूँ एडिटिंग ना, फिर मीडिया पे। So आप अवेयरनेस भी दे रहे हो साथ साथ, which is very good, very good. I do सारी मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अवेयरनेस के हवाले से होती है, जैसे स्केलिंग की वीडियो है मेरी, एक टीथ वाइटनिंग की है कि लोग जो है ना वो प्लीज़ 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 लीमू सोडा वोडा ना यूज़ करें, इससे आप अपने दांतों को और मज़ीद ख़राब करें। बिकॉज ये जो यूट्यूब पे होते हैं ना कि वो देसी टोटके वाली वीडियोस, ये बहुत वायरल हो जाती हैं, बट वो एक्चुअली बहुत गलत मैसेज कन्वे कर रही होती हैं। Don't use lemon. No, don't use lemon on your teeth. No. Because I've seen people doing that a lot. हाँ, My mother suggests me to do that. No, use lemon. Because उससे जो है आपका जो इनामल है वो एरोड हो जाता है, फिर आपकी येलोइंग, सेंसिटिविटी के 10 मसले मसाइल स्टार्ट हो जाता है, डिके स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दैट इनामल इज़ योर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है वो आपका टूथ का इनामल है, अगर आप उसी को एरोड कर दोगे देन देयर इज़ द सॉफ्ट पार्ट, डेंटिंग, उस पर तो हर चीज़ अटैक करेगी। तो ये प्लीज सोडा और ये चीज़ें प्लीज कीप मेकिंग दोज अवेयरनेस वीडियोस, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। होती भी बहुत बोरिंग टाइप की नहीं होती, आई ट्राई इफेक्ट्स, आई ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, क्योंकि आजकल यही बोरिंग बैठ के मैं नहीं बोल सकती, मुझे खुद भी ऑकवर्ड लगेगा, कौन सुनेगा। तो आई थिंक एडिट करते हुए आपको ही वो, हाँ, बोर हो जाऊंगी ना। आई डोंट, मैं इस तरह की मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ कि ताकि वो मेरा मैसेज भी कन्वे हो जाए
और पेशेंट को बहुत टाइम ना लगे उसको सुनने में, बिकॉज ऐसा होता है मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं चाहूँगी कि यार बस 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो। आई विल नॉट वॉच अगर 4 मिनट की वीडियो। सो आई थिंक हमारा कोई 40 मिनट का एपिसोड होगा, आई डोंट नो इफ पीपल बी वाचिंग, बट द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट आई डू इज़ कि वो उसमें से जो अच्छे से पार्ट्स होते हैं ना, जो चंक्स होते हैं वो 3 मिनट के, 2.5 मिनट के, 2 मिनट के, वो मैं उठा के सोशल मीडिया पे लगा देती हूँ, सो दैट पीपल वुड बी इंटरेस्टेड एंड दे माइट कम टू यूट्यूब आफ्टर दैट कि अच्छा चलो इसकी स्टोरी में ये बात हो रही है। एंड यू नो अच्छा ये जो अवेयरनेस वाली बात है, दिस इज़ समथिंग हम स्टोरी पे तो बात कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक यू टू शेयर फ्यू टिप्स। जैसे कि अभी हमने ये लेमन वाली बात की, कुछ ऐसी बेसिक आपने देखा हो मेजॉरिटी आपके पेशेंट्स में वो मसले रहते हो कराची में, बिकॉज आप सर्व कर रहे हो अभी, तो वैसे आपके पास तो बाहर के भी केसेस आते हैं ना, है ना? मेरे पास अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत मतलब ये मेरी अकॉम्प्लिशमेंट है। कोई ठट्टा से आ रहा है, कोई जाम शोरों से आ रहा है या कोई क्वेटा से आ रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उस पेशेंट को मतलब अगर फीमेल होती है ना, आई हग हाँ कि यार तुम इतनी दूर से आई हो मेरे लिए, तो कहती हाँ आई बिन फॉलोइंग यू फॉर सो लॉन्ग डॉक्टर, और मैं टाइम निकाल के आई हूं ट्रैवलिंग टू कराची फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ए कि वहाँ पे वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बी कराची में आपको चूज़ करना ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की वजह से उनको अवेयरनेस मिल जाती है, एंड सी आप जो रिजल्ट्स दिखा रहे होते हो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं, स्केलिंग के लिए, जैसे स्माइल मेकओवर है, तो मैं वो 2 years के बाद के फॉलोअप्स भी डाल रही होती हूँ, दैट नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग आफ्टर 2 years। आई डू पुट दैट फॉलोअप एज वेल। हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन सर्विंग in this clinic? In this clinic, 2.5. 2.5 years. And how many smile makeovers you have done up till now? I don't remember. Might be 20 something. लेकिन इसमें मुझे अभी तक की बात समझ नहीं आती कि ये मतलब हाउ इज़ दिस नॉट हार्मफुल? आई मीन आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दिस थिंग। मैंने आपसे बहुत डिटेल में बात भी की थी इस पर कि दिस कैन बी हार्मफुल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आई मीन दिस इज़ सो गुड, जादू है ये, बट yes it can be harmful। देखिए डेंटिस्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्माइल मेकओवर, बिकॉज शेविंग योर टूथ टू मोर देन सम एक्सटेंट इज़ हार्मफुल। देन दैट restoration, वो जो क्राउन है या विनियर है, दैट विल नॉट स्टे लॉन्गर फॉर मोर देन 5 years। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने दांत को कह लें कि फिजियोलॉजिकल लिमिट से ज़्यादा कट कर देंगे, ठीक है, देन डेफिनेटली इट विल बी प्रोन टू डिके। ठीक है, फिर कटिंग होना, जैसे टूथ की हम कटिंग करते हैं तो उसमें हम एक्सेसिव कटिंग ना करें। ठीक है, वी शुड नो द पैरामीटर्स कि हमें इसके फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर द केस, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सामने से कितनी कटिंग करनी है, साइड से कितनी कटिंग करनी है, स्पेसेस हैं तो हमें किस तरह से इसको मीजियलाइज करके हर टीथ को सेंटर की तरफ लेके आना है। ये चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं पिक्चर्स लेके पेशेंट की। ठीक है, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ, एक्सेसिव कटिंग से इट विल बी हार्मफुल। बट सिर्फ कटिंग नहीं होती ना उसमें, फिर व्हाट यू डू इज़ कि आप कवर्स लगा रहे हो, राइट? हाँ, कवर आसान अल्फाज में तो मैं बोलूँ। हाँ, और फिर आप कहते हो कि वो 5 साल चलता है, वो 10 साल चलता है। नहीं, अगर उसमें एक्सेसिव कटिंग है वो आपके आराम से 15-20 years भी निकाल सकता है, बट उसमें मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती हूँ एंड आई ऑल्सो टेक द कंसेंट फॉर्म कि भाई आपने हर 6 months में स्केलिंग करवानी है, फ्लॉसिंग का ख्याल है, बिकॉज देखिए ये है तो जादू बट ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। मैं यंगस्टर्स में नहीं करती स्माइल मेकओवर्स। मेरे पास इतनी कंसल्टेशन आती हैं यंगस्टर्स में 20 साल 19 साल 23 years इस एज ग्रुप की ना, मैंने वापस कर देती हूँ। मैंने कहा यार दांत ऊपर नीचे हैं, ब्रेसेस लगवाओ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो स्माइल मेकओवर्स हूँ वो अबव 30 करूँ, क्योंकि वो अपनी चीज़ों, दांतों की फ्लॉसिंग और ब्रशिंग और इन चीज़ का ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंगस्टर्स। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ब्रेसेस की तरफ जाओ। तो जो यंगस्टर्स होते हैं जिनको क्राउडिंग का इशू होता है, हाँ, अगर फ्लोरोसिस है देन दे कैन गो फॉर विनियर्स। फिर हम ब्रेसेस से आपके टूथ का कलर और ये चीज़ें तो नहीं चेंज कर सकते एग्जैक्ट, तो फिर मैं कहती हूँ कि आप ब्रेसेस पे जाओ। हाँ, अगर कोई यंग ना हो तो 29 का हो, 30 का हो, स्माइल मेकओवर के लिए आया एंड शी रियली नीड्स इट, तो मैं करती हूँ। नॉट एवरी पेशेंट इज़ अ स्माइल मेकओवर पेशेंट।
यस, नॉट एवरी पेशेंट, एंड इसको बिजनेस ना लें, ठीक है, या तो कि इसीलिए सी आई कि कोई आया है एंड ही इज, देयर वाज अ पेशेंट, वो बहुत दूर से आई थी, शी सेड कि डॉक्टर आई कैन पे यू एज मच एज यू वांट, आप मुझे बताओ कितना पे करना है और मुझे मेरा स्माइल मेकओवर कर दो। मैंने कहा नहीं, आप बहुत यंग हो, आई कैन नॉट डू दैट, यू आर ओनली 19 ईयर ओल्ड, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, 20 ईयर्स बाद क्या करोगी, और फ्लॉसिंग कर सकोगी, ठीक है, और ब्रशिंग करोगी, 6 मंथ्स में स्केलिंग करवाओगी, हाँ कर लूँगी। मैंने कहा नहीं कर पाऊँगी, सो आई सेड कि ब्रेसेस लगवाओ। शी केम फॉर स्माइल मेकओवर और उसको मैंने बहुत कन्विंस किया। मैंने कहा नहीं, आई कैन नॉट डू इट ना, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो पे भी करना चाहते हैं बट एज मच एज यू वांट, हाँ बट नहीं। तो ये चीज़, ये लिमिट्स आपने अपनी सेट करनी है, वरना आपकी डेंटिस्ट्री आगे जाके क्वालिटी आपकी एंड नोबडी विल ट्रस्ट यू। एक वन डिससैटिस्फाइड पेशेंट एंड नहीं, फिर वो आपका ना डेंटिस्ट्री लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगी, ठीक है। तो भी आप satisfied हैं। तो आई टोल्ड हर कि यार बेसिस पे जाओ, अदरवाइज आई कैन नॉट। आई रियली अप्रिशिएट दिस बिकॉज अगर लोग यार लालची लोग तो हाँ बताओ कितने पैसे, ठीक है डन कर देते हैं, क्योंकि उसके फ्यूचर का आपको क्या है, आपने तो अपना काम कर दिया। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि देखो आप अपने प्रोफेशन के साथ जो है ना जेन्युइन रहो, ठीक है। इसको बिजनेस, इट इज़ अ बिजनेस, बट इस तरह से ना करो कि किसी दूसरे बंदे को आप हार्म करो, बिकॉज यू नो शी डोंट नो, ही डोंट नो, वो तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आया है ना, तो डोंट डू दैट। सो आई वुड लाइक यू टू शेयर फ्यू टिप्स जनरली जो आप देखती हैं आपके पेशेंट्स में, जो सबसे ज़्यादा आई वुड से इश्यूज आ रहे होते हैं या डेंटल उस पर केयर नहीं कर रहे होते लोग, तो वो क्या मेजर इश्यूज आप फेस करते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू द ऑडियंस? स्केलिंग, पेशेंट स्केलिंग नहीं करवाते हमारे यहाँ। जितने पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो सिर्फ चेकअप के लिए आते हैं, दे हैव लॉट ऑफ कैलकुलस इन प्लाक इन देयर माउथ। और फिर जब मैं उनसे कहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम जो आप अभी कंसल्टेशन लेने आए हो ब्रेसेस के लिए, स्माइल मेकओवर के लिए, सबसे पहले तो आप स्केलिंग करवाओ, गेट योर टीथ क्लीन, ठीक है। ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल, और इतने मिसकॉन्सेप्शंस हैं स्केलिंग से, तो दांत वीक हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी कि भाई उससे भाई दांत वीक हो जाते हैं, दांतों में गैप आ जाते हैं, इतने सवाल होते हैं, और मतलब दे हैव देयर पॉइंट्स टू नेगोशिएट, मतलब वो मेरे साथ बैठ के आराम से आर्ग्यू कर सकते हैं दैट दे आर राइट एंड आई एम रॉन्ग। तो ये एक चीज़ कि प्लीज़ स्केलिंग पे तवज्जो दें, एटलीस्ट जो है 6 मंथ्स नहीं तो 8 मंथ्स में या 1 साल में तो प्लीज़ करवा लें, बिकॉज हर एक के दांत स्ट्रेट नहीं होते, हर एक की जो है वो ब्रशिंग जो हैबिट होती है या जो टेक्निक्स होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्केलिंग करवाएं। ये एक मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ भाई आप जो भी, अच्छा मतलब सिर्फ पेशेंट्स नहीं ना, फिर आई थिंक आप जनरल पब्लिक से भी बात कर रहे हो, राइट? बिकॉज इवन इफ यू डोंट हैव एनी अदर इश्यूज विद योर टीथ, बट यू शुड बी यू नो गोइंग फॉर स्केलिंग एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर। चलिए इफ यू डू नॉट गेट टाइम इन 6 मंथ्स तो एटलीस्ट इन अ ईयर तो आप करवाएं। बट स्केलिंग डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, आई मीन इतना डजंट रिक्वायर। अगर हाँ उसको इतना आपकी टीथ बहुत ज़्यादा यू नो ख़राब बैड कंडीशन में चले गए हैं फिर तो उसके लिए अलग ही प्रोसेस होता है। नहीं, फिर उसमें फिर टाइम लगता है ना, बट फिर भी आउट ऑफ 30 मतलब पूरे इतने टाइम में आप एक 30 मिनट्स निकाल के अपनी स्केलिंग तो करवा सकते हैं। एंड दिस स्माइल मेकओवर यू आर टॉकिंग अबाउट इज ऑल्सो नॉट दैट टाइम टेकिंग? नो, दैट इज़ टाइम टेकिंग। ठीक है, स्माइल मेकओवर का डिपेंड्स कि आप 4 टीथ कर रहे हैं, 6 टीथ कर रहे हैं या 8 टीथ कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। और उसकी कटिंग में हार्डली 1.5 आवर या 2 आवर्स लगते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो फौरन। एंड यू हैव बीन in contact with your friends plus the lab you're talking about plus your teachers to keep yourself updated? Yes, बिकॉज मैं डेंचर्स करती हूँ, ठीक है, एंड अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई डेंचर का केस फेल नहीं होता, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिकॉज मेरे एक प्रोफेसर हैं लाइक डॉक्टर सद्दाम, वे आई रियली लाइक दैट गाय। उसको मैं रात में कॉल करूँ, उसको मैं दिन में कॉल करूँ, मेरे प्रोफेसर हैं वो, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। कि मेरे पास कोई केस आता है तो मैं आई नो उन्हीं ने मुझे सिखाया कि डेंचर कैसे बनाना है, ठीक है, पत्तीसी कैसे बनाना है, उन्होंने मुझे अपने हाउस जॉब में प्रो कर दिया था। बट फिर भी फॉर माई सेटिस्फैक्शन मैं अपनी टीचर से ज़रूर पूछती हूँ कि डॉक्टर ये केस है, जस्ट थोड़ा सा मुझे बताएंगे एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, बिकॉज
किसी भी पॉइंट पे आप ना अपने आप को परफेक्ट मत समझें। एक ये चीज़ अपनी लाइफ में ना ये गिरे में बांध लें दैट यू आर नॉट परफेक्ट, यू नीड टू आस्क योर जो बड़े हैं आपको उनसे थोड़ा सा पूछना चाहिए। वो दे विल से कि यस यू आर डूइंग राइट, पर वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि अच्छा हाँ आई एम डूइंग राइट। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से यू शुड बी लर्निंग कॉन्स्टेंटली। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब आप बोलेंगे मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अब तो मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अगर वो जो ऐसा सोचे तो वो तो बेवकूफ़ है बिल्कुल। So since the whole story is very very inspiring, be it personal life, be it professional life, the way you handle your that part of where you were introvert, आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत हद तक ग्रूम किया, डेवलप किया, आप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में आई, आपने अपनी मैरिज लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से सेट की। अभी भी मतलब यू weren't रेडी फॉर शूट बिकॉज यू हैव दीज स्ट्रेट प्रायोरिटीज़। तो मैं चल के आ गई आपके पास बिकॉज आई रियली वैल्यू दीज थिंग्स। एंड सिंस यू हैव सेट अप योर प्रायोरिटीज़, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द यंग women, चाहे वो पढ़ रही हैं या वो स्पेसिफिकली वो लोग जो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि या तो वो सिर्फ काम को वक्त दे देते हैं या वो सिर्फ जो है अपनी पर्सनल लाइफ में लग जाते हैं। दे हैव दीज आई वुड से एक्सक्यूजेस कि बस अब नहीं हो सकता। आपने वो बैलेंस मेंटेन रखा और बहुत अच्छा मेंटेन रखा, तो उस बैलेंस पे आई वुड लाइक यू टू से फ्यू वर्ड्स। बैलेंस एक्चुअली एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैसे के पीछे नहीं भागना, ठीक है। अच्छा काम करेंगे तो खुद वो चल के आपके पास आएगा, ठीक है। और अपने अंदर ये चीज़ दिमाग में ना फिट कर लें कि अल्लाह ताला ने जितना आपको देना है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब आपका बिलीव बन जाएगा ना, देन आप 10 जगह हाथ पैर नहीं मारोगे। यू विल जस्ट थिंक कि मुझे पता है कि मेरे पास कितना आना है, अल्लाह ताला ने लिख दिया है। जब आप इस कंटेंटमेंट पे काम करोगे ना तो फिर सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्रायोरिटाइज। अगर अब मेरे पास दिस इज़ यू आई एम गिविंग दिस फर्स्ट इंटरव्यू, इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी इंटरव्यू कॉल्स आई थी। वो कहते थे शूट करने आए हमारे लाइक स्टूडियो। मैंने कहा आई कैन नॉट कम, आई हैव अ फैमिली हियर। और मुझे बिकॉज मैं मेड पे भी डिपेंड नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों को खुद खाना खिलाती हूँ, खुद पकाती हूँ। और अपने क्लिनिक आवर्स मैंने इतने कर लिए हैं। आई यूज़ टू डू क्लिनिक फ्रॉम 3 to 9, okay, right now I only do clinic for 3 to 6 because 3 to 9 मैं मैनेज नहीं कर सकती, ठीक है। इतना परफेक्ट नहीं होता कोई भी इंसान, ठीक है। मिनिमाइज़ कर लें पर कुछ करें ज़रूर, ठीक है। और क्लिनिक रही बात नया क्लिनिक खोलने की, तो सबसे पहले अपने आप अंदर कमांड हासिल करें कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर आपको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। क्लिनिक्स ऐसे नहीं चलते। देयर आर टाइम्स जब आप आपका क्लिनिक फॉल कर रहा होता है, आप अपने फाइनेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे होते हो, तो यू नीड सम मॉरल सपोर्ट। फाइनेंशियल तो आई डोंट थिंक सो कि इससे फाइनेंस खुद ही आता चला जाता है जब तक आप अंदर से इमोशनली ठोस ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। हम सब, चाहे वो डेंटिस्ट्री फॉर कोई डेंटिस्ट हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। फोकस, कंसिस्टेंसी और मैनेजिंग टाइम कम कर लो। अपने काम का जो टाइम है ना कम कर लो। बट सक्सेस तभी मिलेगी जब दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी। अगर कोई भी चीज़ आउट होगी ना तो कोई एक चीज़ गिर जाएगी, ठीक है। या तो अगर मैं अपना क्लिनिक में सारा टाइम स्पेंड करूँ, क्लिनिक पेशेंट को ही सारे दिन कॉल्स देती रहूँ, तो फिर आई कैन नॉट सी माई किड्स, ठीक है। फिर वो टैंट्रम्स शो करेंगे। वो अपना एग्रेशन बोल तो नहीं सकते, बट दे विल शो इट इन सम अदर वे। ब्रिंगिंग पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो करें ज़रूर काम। और अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आप फिर जो है ना वो अपना काम को बैलेंस करें। बिकॉज यू नो कि आप कितना केपेबल हो, नोबडी विल नो दैट। आप अपने आप को सबसे अच्छा जज खुद कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो कोई और आपको जज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को आप खुद जज करो कि आप वेयर डू यू स्टैंड और आप कितना कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है, राइट, ठीक है। बिल्कुल, यू कैन टेक ब्रेक। ये अक्सर एम्बिशियस लोग ये चीज़ जो है ना मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। एंड
एस्टिमेट कर देते हैं इस पॉइंट को कि ब्रेक लेना तो मतलब आई कैन टेक ब्रेक, यू नो, तो ये गलत हो जाता है। यू कैन टेक ब्रेक, क्यों नहीं ले सकते ब्रेक? आप ज़रूर लें ब्रेक। काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, मेंटल हेल्थ। हाँ, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकली और मेंटली अच्छे स्टेबल रहोगे तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ भी स्टेबल रहेगी, आपकी क्लिनिक लाइफ भी स्टेबल रहेगी। हाँ, और जो सोसाइटी में नेगेटिविटी है उसको इग्नोर करें। देखिए, अगर मैं अपने आप को देखूँ ना, आज से पुरानी वाली आयशा, 8 साल या 9 साल पुरानी वाली आयशा और आज वाली आयशा जो है, डॉक्टर आयशा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर ना एक चीज़ अभी भी कॉमन है वहाँ, अभी भी कॉमन है एक, जो मुझे लगता है कि दैट मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, आई डू गेट सैडनेस इज़ नॉर्मल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम कंटेंट एंड हैप्पी। वो ये है कि आई डू नॉट कीप एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये चीज़, यार बीइंग ह्यूमन यू एक्सपेक्ट, आई मीन हाउ कैन यू नॉट यू एक्सपेक्ट। मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ विद माई फादर, माई मदर, माई हस्बैंड। ठीक है, दीज आर द 3 जो मेन किरदार है ना मेरी ज़िंदगी के। ठीक है, उन पे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार ये करें मेरे लिए। बाकी सराउंडिंग में आई डू नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके फोकस के लिए। आई नो कि हम ह्यूमन हैं, हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। दिस इज़ वेयर यू गेट वीक, बिकॉज अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना, सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, चाहे आप कॉर्पोरेट में हैं या किसी और सराउंडिंग में हैं, आपके दोस्त हैं, हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो या आई वुड से मे बी आपके पेशेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए, फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी पेशेंट के लिए बहुत कर रही हैं, या यू हैव बीन इन एसोसिएशन विद दैट पर्सन, और आपने किया, आपने जेन्युइन फीडबैक दिया, एडवाइस दी, एंड देन दैट पर्सन डोंट लिसन टू यू, और मे बी यू नो कुछ अदरवाइज हैपन होता है, तो फिर उस सिचुएशन में यू माइट गेट डीमोटिवेटेड क्योंकि आपने अनइंटेंशनली ही सही बट एक्सपेक्टेशन लगा दी थी। एक्सपेक्टेशन लग, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट, दिस इज़, देखो अब आप ये अपने मुंह से कह रहे हो, यू सेइंग इट बाय योरसेल्फ कि मैं डीमोटिवेट, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट। बिकॉज इफ़ आई एम गिविंग अ स्माइल मेकओवर टू अ पर्सन, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। ठीक है, कि आउटकम से वो खुश होगी या नहीं होगी। ये डेंटिस्ट्री मेरे जो है ना लाइफ का ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि व्हाट आई एम गिविंग टू हर, मतलब नहीं खुश हुई तो फिर मेरा तो मतलब, हाँ, मैंने अच्छा काम तो किया, पर अच्छा काम है ना वो ज़हन में होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज ब्रिंग्स यू डाउन। ठीक है, तो ये शुरू से आयशा ऐसी थी और अभी भी ऐसी है, और इससे आपका फोकस आउट नहीं होता। बिकॉज वंस यू स्टार्ट एक्सपेक्ट, इवन आई फॉर एग्जाम्पल मेरे बेसिस के पेशेंट है, ठीक है, आई एक्सपेक्ट देम कि जो है ना, मैं चाहूँगी, मैं एक्सपेक्ट करूँगी यार ये ब्रैकेट्स तोड़ के ना लाएं, फिर भी वो तोड़ के लाते ना, तो आई डोंट गेट सैड। ठीक है, मैंने उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया है, अब वो तोड़ के ला रहे हैं, आई टेल देम आपका ट्रीटमेंट लेट हो जाएगा, आप ब्रैकेट्स यू नो यू ब्रेकिंग इट, तो आप अपना यू नो डाइट पे ध्यान दो। तो उससे आई यू नो सैडनेस होती है, पर एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखो। ये मुझे आई थिंक ये वो वाला पॉइंट भी है जब आई थिंक कि आप ही कह रहे हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने पेशेंट से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो खुश हो जाएगा, तो वो जिस चीज़ से खुश होगा या जो उससे समझ में आ रहा है, सिर्फ उसकी खुशी को फुलफिल करते हुए या देखते हुए आप अपना प्रोसीजर चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आप फिर ये एक्सपेक्टेशन आपको फिर वो उसको हैप्पी तो करना है, बट अगर वो उसके दांत लाइक फॉर एग्जांपल बहुत बाहर हैं, ठीक है, एंड शी वांट्स कि जी मुझे स्माइल मेकओवर ही चाहिए, ना आपने कर दिया, ठीक है, गलत किया ना आपने, यू शुड हैव गॉन फॉर ब्रेसेस। ठीक है, तो अब वो उसकी खुशी को फुलफिल करने के लिए आपने गलत डेंटिस्ट्री करी। ठीक है, right. ये जो एक लाइन है ना, इसको आप रेस कर दें, ये नहीं करना है बिल्कुल भी, तभी आपकी डेंटिस्ट्री सक्सेसफुल होगी। कि जो पेशेंट चाहता है ना, whatever is right you have to do only that। ठीक है, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए, यूं चाहिए, मुझे इस तरह की सेलिब्रिटी वाली स्माइल चाहिए, कि ना आई से कि मैं नहीं दे सकती है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, यू आर योर सेल्फ यूनिक फ्रॉम दैट सेलिब्रिटी। ठीक है, सो आपका माउथ करने की क्या ज़रूरत है, तो यू कैन नॉट कंपेयर। तो ऐसे पेशेंट तो मैं करती भी नहीं हूँ। नाउ आई हैव लर्नड अ लेसन।
And you're teaching a very good lesson through this platform, and I really appreciate the way you have set your priorities, you have maintained this balance, which is huge. लोगों को अरसा लग जाता है यार ये सीखते हुए बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, शायद 30, 35, 40 साल लग जाते हैं, अक्सर नहीं सीख पाते लोग, कुछ ना कुछ छूट जाता है, या इधर से छूटेगा या उधर से छूटेगा. But at this early age you're not just maintaining the balance, you set your priorities, you're very straight, you don't regret anything and you're contented with that. Whatever has happened. और मिस्टेक्स से सीखें, ठीक है. अपनी मिस्टेक्स अगर होती ना तो ये नॉर्मल सी बात है. एक चीज़ कि इस फेयर को ओवरकम करें कि यार मिस्टेक हो जाएगी तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये फेयर अपने दिल से निकाल दें. बिकॉज मिस्टेक तो होगी, मिस्टेक्स तो नॉर्मली होती है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है. तो उससे बाद में हाउ यू हैव टू लर्न इट एंड आगे उस मिस्टेक से किस तरह से आपने सीखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये टिप्स हैं, आपको आगे सक्सेस खुद ही मिलती चली जाएगी कि घबराना नहीं है. वो होता है ना कि मिस्टेक्स कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो गई ना, हो जाती है, गलती तो हो जाती है, इंसान से होती है ना, तो उस चीज़ को डर से आगे नहीं बढ़ना, वो डर से आगे नहीं बढ़ना, ये चीज़ इसको ओवरकम करना पड़ेगा. तो I'm really glad that I came here and I interviewed you and I'm very happy that I heard your story. लोगों को कैसी लगी कि मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत कुछ सीखा. So I'd like to again thank you so much for taking your time out for us and being here and inviting us at your place. It was an amazing having you at Hustle. Thank you so much.